नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, संस्कृत पूजा में आपका स्वागत है। आप लोगों ने मेरी वीडियो को इतना पसंद किया और मुझे इतना प्रेम दिया, उन्हें इतना अच्छे से समझा। तो उसी में बच्चे आप लोगों में से किसी ने कमेंट किया है कि मैम प्लीज़ हमें धातु रूप भी बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ समझाएं। तो बच्चे मैं एक कोशिश करूँगी आप लोगों को बहुत सरल रूप से धातु रूप समझाने की, और उसी डिमांड पर मैं ये वीडियो आज बनाने जा रही हूँ, जिसका हमारा विषय है धातु रूप। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारी पहले से ही शब्द रूप की वीडियो चल रही है, वर्णमाला पर वीडियो चल रही है, और समय समय पर मैं उनको अपडेट करती रहती हूँ। अभी आप लोगों की डिमांड है कि हमें धातु रूप भी उसी प्रकार से और सरल भाव में समझाएं, तो उसी पर मैं आपको धातु रूप समझाने का एक प्रयास कर रही हूँ। तो सबसे पहले बच्चों, हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि धातु किसे कहते हैं। आप धातु रूप करने तो जा रहे हैं, धातु रूप समझने तो जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए समझने में सबसे ज़रूरी होता है कि धातु होती क्या है। बच्चे, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ये तो हुई आपकी सरल और स्पष्ट हिंदी की बात, जो हम हिंदी में बच्चों को पढ़ाते हैं। आप लोग फर्स्ट क्लास से नहीं तो सेकंड क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और 9th 10th के 12th तक आप यही पढ़ेंगे, क्रिया क्या, धातु क्या होती है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। हम बात करेंगे बच्चे संस्कृत की। तो संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहा जाता है। तो इसमें कुछ कंफ्यूज होने वाली बात तो है ही नहीं कि संस्कृत में भी वही और हिंदी में भी, क्योंकि इसी को मूल रूप मानकर उपसर्ग, प्रत्यय आदि लगाकर विशेषण, संज्ञा, क्रिया विशेषण आदि शब्द बनाए जाते हैं। जब हम धातु और क्रिया के मूल रूप धातु को ही हम विशेष मान लेते हैं और इसी में कुछ उपसर्ग लगा देते हैं, कुछ प्रत्यय लगा देते हैं, तो बच्चे हम उन्हीं शब्दों से कुछ विशेषण बनाते हैं, कुछ संज्ञाएं बनाते हैं, कुछ क्रिया विशेषण आदि शब्द बना लेते हैं। इसी प्रकार धातु का बहुत अत्यधिक महत्व होता है संस्कृत में बच्चे, धातु रूप में। तो आज मैं आपको बताने जाऊंगी मूल धातुओं का प्रयोग विभिन्न तरीके से हम करते हैं। जैसे काल में होता है, धातु से हम काल, हमें पता होना चाहिए, काल का प्रयोग करते हैं, पुरुष का प्रयोग करते हैं, वचन का प्रयोग करते हैं, और उनके अर्थों को हम समझते हैं और स्पष्ट करते हैं। तो बच्चे आप लोगों को यहाँ पर इन सब को करने के लिए ना हम क्या कहते हैं, इनको हम त्यंत प्रत्यय भी कहते हैं, त्यंत प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। तो उसको ही हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं, कैसे होता है, क्या होता है, ये समझाने के लिए पहले मैं आपको कुछ मोटा मोटा इसके विषय में जो प्रमुख और मुख्य बात होते हैं वो, कि देखिए धातु रूप यानी कि आप लोगों को पता है क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। लकार, लकार का क्या अर्थ होता है। आप सब बच्चों ने बहुत पढ़ा है, बहुत समझा है बच्चों, कि टेंस, इंग्लिश में टेंस, हिंदी में आप लोगों का काल। ठीक है बच्चे, हिंदी में काल। तो बच्चे लकार का अर्थ होता है काल। लकार का क्या अर्थ होता है, काल। अब देखिए, जैसे आपके पास है लट लकार यानी कि वर्तमान काल, लिट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आज्ञा देने के लिए होता है। जिन शब्दों से हमें आज्ञा का पता चले, आज्ञा का अर्थ समझ में आए, वो लोट लकार। विधि लिंग चाहिए बच्चे। वैसे तो कुल लकार 10 होते हैं। कुल लकार कितने होते हैं संस्कृत में, 10 होते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पाठ्यक्रम के अनुसार अभी प्राथमिक विद्यालयों में बात करें 5वीं से लेकर अगर 8वीं तक की बात करें, तो आपको ये 5 लकार पढ़ने होते हैं। 9वीं 10वीं में भी आपको ये 5 लकार ही मुख्य रूप से पढ़ने होते हैं। तो बच्चे आपको पता होना चाहिए लट का मतलब क्या होगा। लट का अर्थ निकलेगा वर्तमान, लिट का अर्थ निकलेगा भविष्य, लंग का निकलेगा भूत, और लोट का निकलेगा आज्ञा, और विधि लिंग चाहिए। ठीक है, तो आपको इनका अगर अर्थ समझ में आ जाता है तो आपको किसी प्रकार की भी कोई समस्या इनको याद करने में नहीं होगी। अब मैं आपको बताना चाहूँगी लकारों के बारे में। लकारों को 2 पदों में पढ़ा जाता है, परस्मय पद और आत्मनेय पद। परस्मय पद और आत्मनेय पद, बच्चे आपकी कक्षा के अनुसार अभी आपका परस्मय पद ही चलता है, और
मैं आपको ये भी बता दूंगी कि आत्मनेपद पद क्या होते हैं और परस्मैपद पद क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको पुरुष और वचन के बारे में बताना चाहूँगी। बच्चे, जब हम लकार पढ़ते हैं तो देखिए लकार में भी हमारे 3 ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और हमारे 3 ही पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को हम ऐसे करके इसकी शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे मध्यम पुरुष में भी लिख सकते हैं और उत्तम पुरुष को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि प्रथम पुरुष क्या होता है और मध्यम पुरुष क्या होता है और उत्तम पुरुष क्या होता है। देखिए बच्चे, जब आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। हिंदी में आपको जब पुरुष पढ़ाया जाता है तो आपको पढ़ाया जाता है कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। तो प्रथम पुरुष में आपको हिंदी में और फर्स्ट पर्सन इंग्लिश में आपको आई बताया जाता है, मैं। तो बच्चे, वो क्यों बताया जाता है कि भाई सबसे अच्छा कौन होता है, तो हम यहाँ पर उत्तम पुरुष को पहले पढ़ेंगे। उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष को जानने के लिए देखिए, उत्तम का मतलब होता है सबसे अच्छा। अगर मान लीजिए हम एक रूम में हम बहुत सारे बैठे, आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठी हूँ और कुछ और अन्य लोग भी यहाँ बैठे हैं, तो हमसे कोई अगर पूछता है कि आप सब में से सबसे उत्तम कौन है, तो हम थोड़ी ना किसी और को उत्तम बताएंगे, सबसे पहले तो हम अपने आप को कहेंगे ना, उत्तम पुरुष भाई मैं हूँ। तो कौन है उत्तम पुरुष? मैं। अगर कोई भी आपसे पूछता है कि सबसे उत्तम पुरुष कौन है, तो मैं। तो बच्चे, आपको यहाँ पर समझना होगा उत्तम पुरुष में यानी कि मैं, उत्तम पुरुष यानी कि मैं, और मध्यम पुरुष यानी कि तुम। कोई पूछेगा कि अब मध्यम पुरुष बता दो भाई, बीच वाला बता दो भाई कौन है, तो जो हम यहाँ पर कह सकते हैं उत्तम पुरुष के लिए, जो वक्ता होता है, ठीक है, जो बोल रहा होता है। और बच्चे ये देखिए, मध्यम पुरुष मैं कहूँगी जी तुम, तुम। तो मध्यम पुरुष क्या होता है? तुम, आप हो गए तुम। जो सुनता है यानी कि श्रोता, सुनने वाला, वो होता है मध्यम पुरुष। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं उत्तम पुरुष हूँ, और ये वीडियो जब आप लोग सुनेंगे तो आप लोग क्या होंगे? आप लोग होंगे मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष कौन? अन्य यानी कि प्रथम पुरुष कौन? आप हिंदी में आपका अन्य पुरुष होगा और संस्कृत में आपका प्रथम पुरुष कौन? वह जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं। कौन? जिसके विषय में बात की जा रही है, जिसके विषय में बात की जा रही है, ठीक है, जिसके विषय में बात कर रहे हैं, ठीक है, वो होता है हमारा प्रथम पुरुष। अब बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप लोगों ने ये तो जान लिया कि हाँ, मध्यम पुरुष कौन, उत्तम पुरुष कौन, प्रथम पुरुष कौन, इनका हम प्रयोग कैसे करते हैं। बच्चे, हम इनका प्रयोग ऐसे करते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पहले हम लिखते हैं प्रथम पुरुष को, फिर हम लिखते हैं मध्यम पुरुष को, फिर लिखते हैं हम उत्तम पुरुष को। तो बच्चे, जब भी मैं कभी भी संस्कृत पढ़ाती हूँ तो मैं बच्चों को प्रथम पुरुष बाद में कराती हूँ। ये थोड़ा सा बच्चों के लिए इसको समझने में बच्चों के लिए थोड़ा सा कठिनाई होती है, और सबसे इजी होता है हमारा मध्यम और उत्तम, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 6 शब्दों को पढ़ना होता है, 6 शब्दों को याद करना होता है। अगर आप भली भांति इन 6 शब्दों को याद कर लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपने आधी आधी संस्कृत को याद कर लिया। वो किस प्रकार कि देखिए, तो मध्यम पुरुष में त्वम, तुम, युवाम, तुम दो, यूयम, तुम सब, अहम, मैं, आवाम, हम दो, वयम, हम सब। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी, त्वम का मतलब होता है तुम, युवाम का अर्थ होता है तुम दो, और यूयम का होता है तुम सब। इसी प्रकार अहम का होता है मैं, आवाम का होता है हम दो, वयम का होता है हम सब। तो आपको संस्कृत में ये एक जो तालिका मैंने आपको बताई है, ये बहुत बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। बिल्कुल इसको एक गाने की तरह, किसी भी चीज़ की तरह आप याद कर लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक सेकंड के लिए यहीं पर रुक जाती हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले पाएँ, और जब इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे या इसी स्क्रीनशॉट से आप इसको पढ़ना चाहेंगे, याद करना चाहेंगे, तो आप भली भांति उसे याद कर पाएंगे। त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम। बच्चों, ये आपको अगर याद हो गया तो मैंने अभी आपको बताया कि आप मान लीजिए आपको बहुत सी चीज़ों का प्रयोग समझ में आ जाएगा,
क्योंकि ये टॉपिक कोई छोटा टॉपिक नहीं है। आपको इसको सिर्फ धातु रूप कहकर नहीं छोड़ सकते। इस एक टॉपिक से आपका देखिए संशोधन, शुद्धि संशोधन जो आप करते हैं, शुद्धि अशुद्धि वर्तनी को जांचते हैं, वो इसी के माध्यम से जांचते हैं। अनुवाद आप करते हैं, वो आप इसी के माध्यम से करते हैं। और भी अन्य चीज़ें, एक पुरुष में प्रयोग करना, एक वचन से द्विवचन में प्रयोग करना, वो सब आप इसी के माध्यम से करते हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप इनको भली भांति याद कर लें, जैसे कि त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। मैं आप सबको बोलूँगी, आप सब मेरे साथ एक बार फिर से इनको अच्छी तरह पढ़ें और याद करें। ठीक है, कैसे करेंगे? त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, त्वम तुम युवाम तुम दो यूयम तुम सब, अहम मैं आवाम हम दो वयम हम सब। अब देखिए हम बात करेंगे इतना करने के लिए बच्चे, ये हमारा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोनों समान ही रहता है। कभी ये नहीं होता कि स्त्रीलिंग के लिए अलग होगा और पुल्लिंग के लिए अलग होगा। आपके सामने चाहे कोई गर्ल खड़ी हो या चाहे कोई बॉय खड़ा हो, चाहे कोई स्त्रीलिंग खड़ा हो या कोई पुल्लिंग खड़ा हो, आप उसको यूं ही बोलते हैं, आप उसको त्वम कह के ही संबोधित करते हैं, ना कि आप उसको कुछ और कहते हैं। लड़की के लिए आप उसको आप नहीं बोलेंगे या कुछ और बोलेंगे। ऐसे ही बोलने वाला चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, तो वो अपने आप के लिए अहम ही प्रयोग करेगा। ये नहीं है कि आई को हम कुछ और कहेंगे, वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि दोनों लिंगों में समान रूप से चलता है। उभय लिंगी होता है, उभय का मतलब दोनों और लिंगी मतलब दोनों लिंगों में समान रूप से चलने वाला। अब हम बात करेंगे प्रथम पुरुष। बच्चे अगर आपने इसका डिफरेंस अच्छे से समझ लिया तो आप मानिए कि आपकी जो ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देखना बिल्कुल सार्थक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है सह। बच्चे सह, सह देखिए हम लिखते हैं सह। इस सह का क्या मीनिंग होता है? इस सह का मीनिंग होता है वह। हम इसका प्रयोग करते हैं पुल्लिंग में। अगर हम इसके साथ लिख देते हैं सा, तो वह हो जाता है वह, और ये होता है स्त्रीलिंग में। लेकिन ये दोनों है तो एक ही वचन ना, है तो एक ही वचन। अब हम इसका करेंगे द्विवचन। तो बच्चे मैंने यहाँ पर लिख दिया सह तौ ते। एक वचन में सह का होता है वह, तौ में होता है वे दो, और ते में होता है वे सब। इसी प्रकार आप देखेंगे स्त्रीलिंग में सह यानी कि वह, ते यानी कि वह दो लड़कियां, मतलब वह दो पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में माफ़ कीजिए, स्त्रीलिंग में, और ताहा वह सब स्त्रीलिंग में। ठीक है, और तद यानी कि नपुंसक लिंग में यहाँ पर इसका प्रयोग हो रहा है। नपुंसक लिंग में यानी कि वह, वे दो, वे सब। आपने देखा होगा पुष्पानी, तानी, कानी, ये सब ये हमारे नपुंसक लिंग के हैं। अब देखिए स्त्री पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में जब हमारे पास वह है तो यह भी होगा, तो उसके लिए होता है एषः, एषः यह, एषा यह। ये स्त्रीलिंग के लिए यह है, ये पुल्लिंग के लिए आपका यह है। ठीक है बच्चे, अब आप देखिए इनका प्रयोग, एषः, एतौ, एते, यह एक, ये दो, ये सब। अब हम यहाँ पर देखेंगे एषः, यह एक स्त्रीलिंग में, एते ये दो स्त्रीलिंग में, एताः ये सब स्त्रीलिंग में। अब हम यहाँ पर देखेंगे एतद, यह नपुंसक लिंग में, एते यह दो नपुंसक लिंग में, एतानी ये सब नपुंसक लिंग में। बच्चे मैंने आज आपको ये समझाया है, आपको पहले ये तालिका बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। ये समझ लीजिए कि आपके लकार को समझने के लिए, आपके धातु रूप को समझने के लिए जो ये मैंने आज आपको समझाया है, ये बिल्कुल आपका आधार है। अगर आपको इन चीज़ों के विषय में पता है तो आपको लकारों को समझने में कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी और आप सब बहुत अच्छे से लकार समझ पाएंगे। ठीक है, मैं आपको आज इतना ही बताना चाहूँगी इस वीडियो में, ताकि आप इस विषय को अच्छे से समझ पाएँ। अगर इसमें किसी का कोई भी संदेह है, किसी का कोई भी प्रश्न है,
कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पुट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हैं। मैं आपका वो संदेह, वो आपका क्वेश्चन, वो प्रश्न आपका हल करने का यथासंभव प्रयास करूँगी। और मैं आशा करती हूँ मैं जितनी आप तक अभी तक जितना आप लोगों ने मुझे प्रेम दिया है, आप उससे अधिक मेरी वीडियो के साथ बहुत अच्छे से उन्हें और भी पसंद करेंगे। और मैं चाहूँगी कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन बच्चों की अभी शुरुआत है संस्कृत पढ़ने में, जो बच्चे संस्कृत को छोड़कर भागते हैं, जो बच्चे सोचते हैं हमें सिर्फ 8th क्लास तक संस्कृत पढ़नी है, ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए, उनके अंदर एक ऐसी चेतना उत्पन्न करना चाहती हूँ, उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जो बच्चे इन्हें पढ़कर अपनी भाषा का और महत्व जानें, उसे और सरल रूप से समझें। तो बच्चे, इसी के साथ मैं इस वीडियो का समापन करना चाहूँगी और अंत में यही कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे प्रयासों की सराहना करना चाहते हैं तो आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत ध्यान से पढ़ें, समझने की कोशिश करें। तो इसी के साथ आप सबका धन्यवाद।